welcome to my YouTube channel. This is Sadhvi and you are watching me on Realistic Teaching. So आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है मैट्रिमोनियल रिलीफ्स, जिसमें क्या क्या आता है आपका रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल, जुडिशियल सेपरेशन, न्यूलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स। सो आज हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट के। हमने सीरीज शुरू की हुई है एंड उसका ही पार्ट है ये। सो कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, विच इज वी विल लर्न अबाउट मैट्रिमोनियल रिलीफ्स। सो व्हाट क्या कॉन्सेप्ट क्या है मैट्रिमोनियल जो रिलीफ्स है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, इंडिया में आया कैसे। जब अगर आप पुराने टाइम की बात करो तो इंडिया को एक एटर्नल बॉन्ड माना जाता था जो दो लोगों के बीच में होता था, ठीक है। और वाइफ को एक धर्मपत्नी के रूप में देखा जाता था, जो कि जिसके बिना पति कोई भी ऐसी ड्यूटीज या यज्ञ टाइप कुछ ऐसा नहीं कर सकता था, ठीक है। जैसे जैसे सोसाइटी बड़ी होने लगी, लोगों को टाइम जो माइंडसेट है वो चेंज होने लगा, ठीक है। फिर मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट के तरह देखा जाने लगा। मतलब पहले इसको बोला जाता था कि जो शादी होती है वो दो आत्माओं के बीच में होती है, बट उसको देन एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया जो दो लोगों के बीच में होती है। एंड 19 हाफ ऑफ द 19th के बाद, जो 19th सेंचुरी के बाद जो डाइवोर्स है उसका कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड हो गया। तो 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आपका आ गया था। उसमें जो मैरिज है उसको एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया था जो कि दो लोगों के बीच में होता है, और वो टर्मिनेट भी हो सकता है अगर मतलब किसी भी पार्टी के विल पे, म्यूचुअली भी हो सकता है, बट कुछ कंडीशंस होने के बाद। और जो वो कंडीशंस होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिमोनियल रिलीज। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, एंड आपका वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है किसी भी रीजन से, ठीक है। तो उस और ये जो मैरिज का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। एंड इन बिटवीन द लाइफ अगर ये किसी भी रीजन से खत्म होता है तो उसमें आपको कुछ ना कुछ लाइक ऐसे कंपनसेशन, जैसे आपका भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें अगर ऐसा कुछ हो जाता है, फुलफिल नहीं हो पाता कॉन्ट्रैक्ट, टाइम से पहले खत्म होता है, तो उसमें कंपनसेशन होता है ना। तो ऐसे ही इसमें कंपनसेशन के अकॉर्डिंग आपका मैट्रिमोनियल रिलीव्स होता है, जिनको हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ओके। सो सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि हमारे इंडिया में जो मैट्रिमोनियल रेमेडीज हैं वो क्या क्या हैं, और मतलब कहाँ से कि कौन सा एक्ट डील करता है और है कौन कौन सी, हम ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है इंडिया में जो मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है उसको कौन डील करता है। सब एक हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और एक स्पेशल मैरिज एक्ट 1955। तो जो इंडिया में जो डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट है, मतलब डाइवोर्स का ले लो या किसी भी मतलब जो भी मैरिज से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं एक्ट्स के थ्रू गवर्न होते हैं। तो सेक्शन 9 to 13 आपका बात करता है डाइवोर्स के बारे में, इंडिया में मतलब क्या कंडीशंस होंगी डाइवोर्स की उसमें। एंड सेक्शन 22 to 27 बात करता है आपका स्पेशल मैरिज एक्ट का 1954 का, ठीक है। एंड ये आपका मैट्रिमोनियल रेमेडीज के बारे में बात करता है। अब ये मैट्रिमोनियल रेमेडीज होती कौन कौन सी है, इंडिया में कौन कौन सी अवेलेबल है। जैसे पहली आपकी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। क्या होता है, सबसे पहले तो सेक्शन 9 डिफाइन करता है हिंदू मैरिज एक्ट का एंड सेक्शन 22 डिफाइन करता है स्पेशल मैरिज एक्ट का। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी, या तो आपका हस्बैंड या फिर वाइफ, दोनों में से कोई भी रीजनेबल एक्सक्यूज उनके पास नहीं है, ठीक है, बस वो विड्रॉ कर जाते हैं मैरिज से। मतलब उसने अपनी पत्नी को या पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया बिना किसी रीजन के, कोई रीजन नहीं है, बस वो छोड़ देते हैं। तो जिसने मान लो वाइफ को पति ने छोड़ दिया बिना किसी रीजन के, तो वाइफ क्या कर सकती है, कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल कर सकती है, किसके रिगार्डिंग, मतलब मांग सकती है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। इसमें क्या होगा कि वो मतलब ये हो जाएगा कि भाई ठीक है, मेरी शादी में इस वजह से मुझे ये खत्म करना है, एक तरीके से खत्म करने का ही ग्राउंड होता है ये, ठीक है। बट ठीक है, और मतलब कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि ऐसा कोई लीगल ग्राउंड तो नहीं है जिसकी मतलब कुछ ऐसी चीज, कोई रीजन नहीं होना चाहिए उसके पीछे। अगर रीजन मिलता है तो फिर वो आपका कॉन्जुगल राइट्स, जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है वो आपको कोर्ट ग्रांट नहीं कर सकता, ठीक है। एक बार इसकी फास्ट रीडिंग ले लेते हैं हम लोग। देख देखो, state that when either the wife or husband without reasonable excuse decides to withdraw from the society of his her spouse, he she may apply by petition for restitution of conjugal rights. Okay. And if the court is satisfied that there is no legal ground on why the application should not be granted, it may pass a degree of restitution of conjugal rights to such party. समझ आ गया कि अगर मतलब ऐसा होता है कि छोड़ देता है बिना किसी रीजन के, तो वो पिटीशन फाइल कर सकती है। एंड अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी लीगल ग्राउंड है नहीं जिसकी वजह से मैं ना ग्रांट करूं, तो वो उसको ग्रांट करना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज शैल टू प्रूव। अगर
मान लो अगर जैसे मतलब हस्बैंड ने छोड़ा था ना यहाँ पे, तो अगर हस्बैंड ने छोड़ दिया तो कोर्ट जब उसको बुलाएगी ना कि भैया आपकी वाइफ ने पिटीशन मांगा है, तो उसको या तो कोई सॉलिड रीजन देना पड़ेगा। अगर उसने रीजन दे दिया तब भी कोर्ट नहीं दे सकती आपको कॉन्जुगल राइट, ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, ठीक है। और अगर उसके पास रीजन ही नहीं है तो उसको मतलब प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो उसको देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ऑब्लिगेशन उसके ऊपर होगी प्रूव करने की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि है मतलब क्या इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। सबसे पहले तो वही कि पेटिशनर जिसने जो पिटीशन फाइल कर रहा है उससे अलग, मतलब मान लो वाइफ ने पिटीशन फाइल करा है, तो जो रेस्पोंडेंट है, जिसने मतलब जो रिस्पॉन्ड करेगा वो तो वही होगा ना, हस्बैंड। तो हस्बैंड का विड्रोवल होना चाहिए पिटिशनर की कंपनी से, और कोई रीजन नहीं होना चाहिए, कोई लॉफुल ग्राउंड नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से वो करे, ठीक है। द कोर्ट मस्ट सेटिस्फाइड विद द स्टेटमेंट्स मेड इन द पिटीशन। पिटीशन में जो चीज है उसने बोली है, ये नहीं है कि 2 दिन से कहीं गया हुआ है हस्बैंड एंड वाइफ जाके कोर्ट में कि 2 दिन से मेरा पति घर नहीं आया है तो मुझे ये चाहिए, तो नहीं। तो कोर्ट को उसकी जो स्टेटमेंट्स है उनको काफी मतलब उससे सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ भाई इतने टाइम से वो आया नहीं है या मिला नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तब हो सकता है ये, ठीक है। अब देखो, सबसे अगर मतलब शादी का जो कॉन्सेप्ट है उसका बेसिक रूल तो यही है ना कि स्पाउस दूसरे स्पाउस की कंपनी में कंफर्ट रहे, ठीक है। तो अब अगर मान लो कोई कंपनी छोड़ के ही चला गया तो उसमें क्या करोगे आप? फिर आपको रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का कॉन्सेप्ट आपको देना चाहिए, आपको ग्रांट करनी चाहिए, ठीक है। द वाइफ कैन अप्लाई फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट इफ द हस्बैंड डिजर्ट्स हर और फेल्स टू परफॉर्म हिज मैरिटल ऑब्लिगेशन। तो वाइफ क्या कर सकती है? अप्लाई कर सकती है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए अगर उसका हस्बैंड चला जाता है, छोड़ देता है उसको, या फिर उसकी जो मैरिज की जो आपकी ये है मतलब जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस है उनको पूरा नहीं करता है, ठीक है। ये आपका रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हो गया। नेक्स्ट हम अब इसके लिए अप्लाई कैसे करोगे, हाउ टू अप्लाई फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। अब ठीक है, दोनों को मिल सकता है, हस्बैंड को भी और वाइफ को भी। मतलब अगर वाइफ चली गई तो हस्बैंड कर सकता है और हस्बैंड चला गया तो वाइफ कर सकती है। तो कैसे करोगे, प्रोसेस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, द एग्रीव पार्टी शेल फाइल अ पिटीशन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विच विल लेटर बी ट्रांसफर टू हाई कोर्ट। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाएगा पिटीशन, बट वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा हाई कोर्ट के पास। नेक्स्ट, दोनों पार्टीज को काउंसलिंग गैदरिंग्स कराएगा आपका कोर्ट, उसमें 4 महीने के लिए उनमें जाना पड़ेगा, दोनों को अटेंड होना पड़ेगा। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि इन एग्रीव मतलब एग्रीव जो पार्टीज हैं उनको करना है, मतलब ये जो रेस्टिट्यूशन का आपका कॉन्जुगल राइट प्रोवाइड कराना है या नहीं कराना है, वो काउंसलिंग सेशंस के बाद कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। अब कौन से ग्राउंड ऐसे हैं जहां पे वो कोर्ट आपको नहीं दे सकता रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ग्रांट नहीं कर सकता? तो फॉलोइंग आर द कंडीशन। सबसे पहला आपका है, अगर मतलब मान लो अगर किसी भी पॉइंट पे आके वाइफ ने या हस्बैंड ने ये बोल दिया कि भाई डाइवोर्स ही चाहिए, निलिटी ऑफ मैरिज, अगर मान लो उन्होंने बता दिया कि भाई मतलब चला गया ना हस्बैंड छोड़ के, तो हस्बैंड ने रीजन दे दिया वही न्यूलिटी ऑफ मैरिज, अगर क्या मतलब कि भाई उनकी स्टार्टिंग से ही मैरिज जो थी वो नल थी, तो इसलिए वो चला गया, तो उसको नहीं रहना था, या उसको डाइवोर्स चाहिए, उसको जुडिशियल सेपरेशन चाहिए, अगर इन 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 तीनों में से कोई भी ग्राउंड आता है तो फिर वो नहीं देगा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। फिर वो केस उसके अकॉर्डिंग हैंडल किया जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक केस भी है आपका। इन द केस ऑफ सुशीला बाय वर्सेस प्रेम नारायणा 1985, द हस्बैंड हैड डिजर्टेड हिज वाइफ, चला गया था उसको छोड़ के, एज ही विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी द वाइफ फाइल्ड फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स व्हिच वाज अलाउड बाय द कोर्ट। उसने अब उसकी वाइफ ने फाइल कर दिया एंड वो फिर अलाउ भी कर दिया था कोर्ट ने। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट इफ द स्पाउस has a valid reason to withdraw from society, it will be a defense for this provision। अब मैंने बताया था ना कि प्रूव करना, अगर मान लो विड्रॉ मतलब उसने विड्रॉ जिसने विड्रॉ किया है तो प्रूफ उसको ही करना पड़ेगा कोर्ट में आके कि नहीं ऐसा नहीं था, जो भी है बातें उसको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो अगर वो ऐसा कोई वैलिड रीजन दे देता है विड्रॉ करने का सोसाइटी से, तो फिर वो डिफेंस हो जाएगा उसके लिए, रिस्पोंडेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जुडिशियल सेपरेशन। अभी हमने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में बात करी, अब हम जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 10 और सेक्शन 23, सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एंड सेक्शन 23 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट बात करता है जुडिशियल सेपरेशन के बारे में, ठीक है। अब कोई भी पार्टी मतलब या तो हस्बैंड या वाइफ कर सकती है पिटीशन फाइल, ठीक है।
states that either party may file a petition granting judicial separation, और grounds क्या होंगे judicial separation के? वही होंगे जो divorce के होते हैं, जो कि section 13 of Hindu Marriage Act and 27 of Special Marriage Act में दिए गए हैं। कुछ ग्राउंड्स हैं जैसे कि अडल्ट्री हो गया, मतलब चीट करना हो गया एक तरीके से, क्रूअल्टी, मार पिटाई होगी, डिजर्शन, छोड़ के चला गया, ये सब हो गया, तो ये आपके ग्राउंड्स बन जाते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि मतलब ये आपको जुडिशियल सेपरेशन में क्या प्रोविजन है कि भाई ये आपको दूर अलग रहने का राइट दे देता है कि मान लो अगर आपकी शादीशुदा भी हो आप, उसके बावजूद भी आप अलग रह सकते हो, और अगर आप अलग रहते हो एंड 1 साल तक आपके बीच में कोई कोहैबिटेशन नहीं होता है, उसके बाद आप चाहो तो मतलब आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप पहले ही डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके बाद आपको जुडिशियल सेपरेशन नहीं मिलेगा, बट पहले अगर आप जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई करते हो एंड 1 साल तक आप वो पास होने के बाद आपका जुडिशियल सेपरेशन का जो आपने मांगा था वो अगर आपको मिल जाता है, उसके 1 साल के बाद अगर आपके बीच में कोई कोहैबिटेशन नहीं होता है तो उसके बाद आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसका एक केस है श्रीमती संध्या सेन वर्सेस संजय सेन 2021। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट इन दिस केस वेयर डाइवोर्स इज बाय म्यूचुअल कंसेंट द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल सेपरेशन कैन नॉट बी ग्रांटेड मैकेनिकली। जैसे मैंने बताया कि भाई वो उनको दोनों को चाहिए ही डाइवोर्स, म्यूचुअल है उनके बीच में डिसाइडेड कि उन्हें डाइवोर्स चाहिए, तो फिर यहाँ पे जुडिशियल सेपरेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, अब न्यूलिटी ऑफ मैरिज, हमने चार देखे थे ना कि कहाँ पे आपको मैट्रिमोनियल रिलीफ के बारे में जो कहाँ पे अवेलेबल होंगे, वो 4 बातें देखी थी हमने। सबसे पहला रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, सेकंड इज जुडिशियल सेपरेशन, एंड नाउ थर्ड इज नुलिटी ऑफ मैरिज। नुलिटी ऑफ मैरिज कब होता है? हमने पढ़ा था वॉइड, अगर आपकी मैरिज वॉइड है तो आपकी वो नल है मैरिज, कोर्ट के सामने तो वो नल है ना। ठीक है, एंड अगर वॉइडेबल है तो जब तक आप रह रहे हो, ठीक है, जिस दिन आपको लगे कि आपको अब नहीं रहना, मतलब आपको लगे कि ये गलत है, तो आप जाके आप नलीफाई करा सकते हो अपनी मैरिज को, तो इसमें उसी के बारे में बात करी गई है। सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एंड 24 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट states that any marriage which does not fulfill any condition mentioned in section 5 of Hindu Marriage Act, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बहुत बार, दोनों वीडियोस में हमने बात करी है, तो अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो आपकी मैरिज वॉइड है। ठीक है, सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एंड सेक्शन 25 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट टॉक्स अबाउट voidable marriages. Voidable marriages are those which can be cancelled by any one party to the marriage, किसी से भी। ठीक है, जब तक अपोज नहीं करोगे तब तक वैलिड है, अदरवाइज वो आपकी voidable हो जाएगी। ठीक है, सो नुलिटी ऑफ मैरिज हो गया। उसके बाद लास्ट हम बात करते हैं डाइवोर्स के बारे में। सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट एंड 27 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट। तो ये जो सेक्शंस है ना, इनको अच्छे से याद रख लेना बस। ऐसे ज्यादा मतलब ऐसे स्लाइड वाइज याद करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो हम एक काम करना, मतलब जैसे डाइवोर्स का आपका 13 और 27 में आता है, ठीक है, कंडीशंस आपकी सेक्शन 5 में मेंशन है, 11 में आपका वो कॉन्जुगल रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स दे रखा है, तो ये सब आप एक जगह एक पेपर में छोटी सी लिख के एंड उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना ताकि आपको सेक्शंस अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, और अगर आप मतलब आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर है, आप अगर कॉन्सेप्ट के साथ ही सेक्शंस को याद करते चलोगे ना तो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ सेक्शंस को याद करने की कोशिश करोगे तो वो याद नहीं होंगे, बट जब आप उनके अंदर का जो कंटेंट है उसको अच्छे से समझ लोगे एंड देन उनको याद करने की कोशिश करोगे तो वो ज्यादा अच्छे से याद होंगे। ठीक है, नाउ लेट्स डू दिस। सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एंड सेक्शन 27 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट talks about divorce under Hindu law. Both these provisions lay down certain grounds which shall lead to divorce between the spouses. These grounds are, तो ग्राउंड्स बताते हैं कि कौन से ग्राउंड्स होते हैं जिनकी वजह से आपका डाइवोर्स हो सकता है। सबसे पहला अडल्ट्री एंड डिजर्शन। तो अडल्ट्री अगेन चीट करना, मान लो अगर आप ऑलरेडी मैरिड कपल हो एंड आपका हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी जाके आपको किसी और मतलब किसी भी मैन या वुमेन के साथ चीट करता है, देन इट इज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। डिजर्शन इज कि आपको बिना रीजन दिए छोड़ के चला गया। ठीक है, कोई भी मतलब हस्बैंड या वाइफ कोई भी, क्रूएल्टी आपके साथ मार पिटाई कर रहा है, मेंटल डिसऑर्डर, कोई मेंटल डिसऑर्डर है उसको, पागल है, पागलपन के दौरे पड़ता है, इस तरह का। लेप्रोसी, लेप्रोसिस इज अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन बैक्टीरिया जो मतलब हो सकता है, जो कि जानलेवा होता है एक तरीके से, तो उस केस में भी आप कर सकते हो डाइवोर्स के लिए। वेनेरल डिसीज लाइक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो होती है, अगर इस तरीके की डिसीज से आपका जो पार्टनर है वो अफेक्टेड है, सो दैट्स आल्सो अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। नेक्स्ट इज कन्वर्जन, अगर रिलीजन कन्वर्ट कर लेता है आपका हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी, तो दैट्स आल्सो अ ग्राउंड। रिनंशिएशन, वही अगेंस्ट छोड़ के चला जाता है सब कुछ।
ठीक है, तो वो भी। फिर नेक्स्ट आपका प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। मान लो आपका हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी का भी एग्जांपल है, आर्मी में है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है, आर्मी में है, वहां से खबर आती है कि आपका हस्बैंड मतलब मर चुका है, ठीक है, ऐसा कुछ आता है, बट एक्चुअल में वो नहीं मरा होता और कई सालों बाद वो आता है, तो उस केस में आप अगर डाइवोर्स, मतलब वो डाइवोर्स का एक ग्राउंड होगा। या फिर ऐसा हो गया कि मैक्सिमम 7 सालों तक आपका हस्बैंड आपसे मिला ही नहीं है, तो दैट्स ऑल्सो ग्राउंड ऑफ divorce. So these are the grounds for divorce. Hope you liked my lecture. ये वाला आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दिस, अब कौन से ऐसे ग्राउंड्स होंगे जहाँ पे सिर्फ आपको जो है वाइफ फाइल कर सकती है डाइवोर्स के लिए पिटीशन। सबसे पहला आपका, अगर रेप, सोडोमी और बेस्टैलिटी आपका होता है कि लाइक विच इज अननेचुरल सेक्स, अगर आप लाइक दे आर हैविंग अननेचुरल सेक्स, तो उस वो आपका एक हो जाता है पॉइंट कि आप उसके डाइवोर्स फाइल कर सकते हो, रेप में भी कर सकते हो, ठीक है। हस्बैंड आपके आपके होते हुए किसी और से शादी कर लेता है, तब भी हो सकता है, ठीक है। अगर लड़की की शादी 18 ईयर से पहले हुई थी, बट 18 के बाद उसको वो रिनंस करनी है, मैनेज उसमें नहीं रहना, तो वो डाइवोर्स फाइल कर सकती है, ठीक है। सो होप यू लाइक द लेक्चर। आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं आज, जो कि मैट्रिमोनियल रिलीफ्स के बारे में बात करते हैं। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका लेक्चर का मैं आपको जो पीडीएफ है नोट्स का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, थैंक यू गाइस। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।